सकते हैं कि आपकी ज़मीन का सुधार कैसे किया जाए। तो आज हम ये भी कोशिश करेंगे कि मिट्टी की, अरे इसको इधर लगा देते हैं सब, इसके ऊपर ही आ जाता सही में। इसके ऊपर लगा लो, इसके ऊपर, अरे इसके ऊपर लगा लो, इसके ऊपर लग जाएगा तब दोनों नहीं आना चाहिए, दोनों दिखने नहीं चाहिए। तो आज हम मिट्टी और पानी के परीक्षण अभियान के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी फसल कट गई है, तो फसल कटने के बाद आपको क्या करना है, कम से कम 2-2 मीटर जगह चारों तरफ से छोड़ देनी है। 2-2 मीटर जगह छोड़ के उसके बीच से आपको सैंपल लेना। जैसे आपका खेत को खाली हो गया है, तो खेत खाली होने के बाद आपको ऐसे वी शेप का एक गड्ढा निकालना है। इसका हम थोड़ा अभी डेमो भी दिखाएंगे आपको कैसे सैंपल लेना। अगर आपके पास यहाँ खुरपी या फावड़ा कुछ है तो उससे हम थोड़ा आपको एक डेमो करके दिखा देंगे। ऐसे वी शेप में गड्ढा निकालना है, बीच की मिट्टी सारी बाहर निकाल देनी है। उसके बाद साइड से आपको 2 या 3 या 4 इंच चौड़ी परत एक नीचे से ऊपर से नीचे तक लेनी है, 6 इंच गहराई तक। आपकी जो भी अनाज वाली फसलें हैं, दाल वाली फसलें हैं, या आपकी तिलहन वाली फसलें हैं, सब्जियों वाली फसलें हैं, उसके लिए हम करीब 6 से 9 इंच गहरा गड्ढा करते हैं। तो ऐसे हम वी शेप में गड्ढा निकाल के बीच की मिट्टी सारी बाहर निकाल देंगे और साइड से 2 इंच या 3 इंच चौड़ी परत ऊपर से नीचे तक लेंगे। दोनों तरफ से भी ले सकते हो, एक तरफ से भी ले सकते हो। और उसको लेके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिर मिट्टी को इकट्ठा कर लेंगे। ऐसे 8-10 जगह से लोगे आप सैंपल। ऐसे एक जगह से लिया, ऐसे ही 8-10 जगह से लेके सैंपल उसको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके कोई ऐसे नीचे बोरी बिछा के उसके ऊपर अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए सैंपल को। मिक्स करने के बाद उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद आमने सामने के 2 हिस्से फेंक देने हैं। जो हिस्सा बचेगा उसको फिर दोबारा से मिक्स करना है। ऐसे आमने सामने के हिस्से हटाते जाने हैं। और जब वो मिक्स होने के बाद आधा किलो मिट्टी बचे आपके पास, तब आप उसको उसके ऊपर अपने किसान का पूरा नाम, अगर 4 खेतों के सैंपल हैं तो चारों के अलग अलग उसमें सैंपल निशान लगा के इस तरीके से आपको अलग अलग मार्किंग करके उसके बाद आप सैंपल हमें दे देंगे। तो आपके हम लोग हमारे यहाँ या आप किसी भी लैब में टेस्ट करवाते हैं, हमारे यहाँ भी 10-12 दिन के अंदर हम रिपोर्ट दे देते हैं। तो इस तरीके से आपको मिट्टी की जाँच करवानी है। और सावधानी आपको क्या रखनी है कि आपको जब भी आप खेत में खाद डाल रहे हैं या बीज बुआई करने जा रहे हो, उससे हमेशा पहले लेना चाहिए सैंपल। बीच में आप अगर खाद डाल दी है या कोई आपने DAP या यूरिया जो भी डाल दिया है, तो उसके बाद आपको सैंपल नहीं लेना है, उससे पहले आपको सैंपल ले लेना है। तो सैंपल लेके उसके बाद आपको छाया में रखना, उसको धूप में नहीं रखना है, ताकि आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स का उसके अंदर लॉस ना हो। क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं धूप में उसका लॉस हो जाता है। तो थैली में भर के उसको छाया में रख लीजिए। जब आपको कहीं जा रहे हो, कभी लैब में जा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो या मेले में जा रहे हो, तो उस समय आप लेके उसको चेक करवा सकते हो। तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है वो पता चल जाती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि आपकी ज़मीन के अंदर किस चीज़ की कमी है। अगर मिट्टी के अंदर मान लीजिए आपकी सैलिनिटी बढ़ रही है या आपकी नमक की मात्रा बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, वो सारी उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस तरीके से आप सैंपल लेके, ऐसे ही आपको पानी का सैंपल बहुत ज़रूरी होता है कि वो भी उसकी भी जाँच जरूरी करवानी होती है। अगर आप खाली मिट्टी की जांच करवा देंगे और पानी में हो सकता है आपका पानी में खारापन हो या सैलिनिटी हो, तो आप धीरे धीरे पानी आप इरिगेशन करते हो तो हर साल आप धीरे धीरे ज़मीन के अंदर उसका कुछ साल्ट आता जाता है। तो वो धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो ज़मीन को भी इफेक्ट करता है, ज़मीन के अंदर भी प्रभाव उसका पड़ता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मिट्टी और पानी की दोनों की जाँच करवाइए। और जाँच करवाने के बाद ही उसकी फसल की जो भी रिकमेंडेशन होती है, रिकमेंडेशन के हिसाब से उसमें फसल की बुआई करें। और ज़मीन के पोषक तत्वों की और ज़मीन की फर्टिलिटी की बढ़ाने की जहाँ की बात आती है, तो वहाँ पे हम किसानों को ये सजेस्ट करना चाहेंगे, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ों का आपको बहुत मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है। पहला है तो आपका जो ज़मीन के अंदर आपको अगर गोबर की खाद मिलती है या वर्मी कंपोस्ट मिलती है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके बाद अगर फसल का अवशेष आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, जैसे मान लो धान का पुआल है, धान का पुआल तो आपके किसी काम नहीं आता, इसकी कड़वी तो मान लो किसी काम आ जाती होगी, पशुओं के काम में आ जाती होगी, लेकिन धान का पुआल आपका शायद किसी काम में नहीं आता। तो उसको आप खाद के रूप में कन्वर्ट करके या तो इस्तेमाल कीजिए या उसको खेत में ऐसे छोड़ दीजिए, वो 5-6 महीने बाद अपने आप ही सड़ के ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाता है। तो उससे भी आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, ज़मीन का जो जैविक कार्बन है वो ज़्यादा मात्रा में उसमें हो जाएगा। ऐसे तीसरा आपको क्या काम करना है, एक ज़मीन के अंदर जब भी आप बुआई करने जा रहे हो, चाहे वो फसल किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हो, तो बीज को उपचारित करके बोइए। हमेशा बीज को
बायो फर्टिलाइजर से उपचारित करके बोना है। बायो फर्टिलाइजर का क्या काम होता है? बायो फर्टिलाइजर में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और इसके अलावा और भी पोषक तत्वों के जो ज़मीन के अंदर अनुपलब्ध मात्रा में फास्फोरस पड़ा है या नाइट्रोजन पड़ा है या पोटाश पड़ा है, वो पौधों को उपलब्ध कराता है। कुछ सैंपल आपके गांव के भी गए हमारे पास, और भी ज़िले में कई जगह से सैंपल आते हैं, तो हमने ज़्यादातर उसमें यही पाया है कि आपके जो खेत हैं उसमें फास्फोरस की मात्रा भी है, अच्छी मात्रा में है, वो उसमें कमी नहीं है। पोटाश की कहीं कहीं कमी हो गई है, नाइट्रोजन की तो कमी है ही है ऑर्गेनिक कारण कमी होने की वजह से, लेकिन फास्फोरस जो है, जो आप डीएपी डालते हो, वो ज़मीन के अंदर आपके अंदर जब हर साल डालते हो, इसलिए उसके अंदर ज़मीन के अंदर उसकी मात्रा ज़्यादा मात्रा में है, तो उसको आप कम कर सकते हो। और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो यही काम करता है कि जो ज़मीन के अंदर अनुपलब्ध मात्रा में फास्फोरस पड़ा हुआ है वो पौधों को उपलब्ध कराता है। क्यों? आपका अगर एक रिसर्च के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि आप जो भी डीएपी डालते हो, अगर मान लो आपने 1 कट्टा डाला है तो उसमें करीब 16% ही पौधों को मिल पाता है। मतलब 100 किलो में 16 किलो ही डीएपी मिलता है पौधों को, और बाकी आपका 84 किलो जो डीएपी है आपका ज़मीन के अंदर ही रह जाता है ऐसे ही, वो किसी काम नहीं आता। वो उन जो पोषक तत्व जो आपको मैंने बैक्टीरिया बताए हैं उससे आप उपचारित करके पाओगे, तो उससे उपचारित करने के बाद भी रिसर्च में ये पाया गया है कि जहाँ 16% आपको मिल पाता है डीएपी, वहाँ उसका डबल हो जाता है, लगभग 32% मिल जाता है। लेकिन 32% भी मान लो अगर तीसरा हिस्सा भी पौधे को मिल गया, फिर भी उसका 60% तो आपका बेकार ही जा रहा है ना। तो उसको भी उपलब्ध कराने के लिए आप जब भी फसल बोने जा रहे हैं, फसल को बोने से आप बोते समय हमेशा बायो फर्टिलाइज़र से, एक NPK बायो फर्टिलाइज़र आता है, उससे उपचारित करके बोना चाहिए आपको। 1 किलो बीज में 5 से 10 ml लगता है, वो 5 से 10 ml पर kg सीड के हिसाब से वो इस्तेमाल किया जाता है। और करीब इफ़को का अगर आप लेंगे तो 250 ml का वो 40 रुपये का देते हैं, 38 या 40 रुपये का मिलता है। उससे आपका क्या फ़ायदा होता है? एक तो आपका ऑर्गेनिक कार्बन ज़मीन के अंदर बढ़ता है बायो फर्टिलाइज़र, और जो फायदे वाले जीवाणु है ना छोटे छोटे, वो ज़मीन के अंदर उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और दूसरा आपका जो भी डीएपी डालते हो, यूरिया डालते हो या एमओपी डालते हो, उसका 10 या 20% आपको कम डालना पड़ता है। मान लो आपने 50 किलो अगर यूरिया डालते हो तो उसमें आपको 40 किलो डालना पड़ेगा, लगभग 10 किलो आपका यूरिया की बचत होगी। ऐसे ही फास्फोरस का अगर डीएपी डालते हो 50 किलो डालते हो तो उसमें भी 40 किलो डालोगे तो आपका उतना ही फायदा करेगा। वो 40 रुपये का वो पैकेट आपका करीब 200-250-300 रुपये का आपका खाद बचा सकता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा जब भी आप बुआई करने जा रहे हो तो आपको बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हमेशा करें, हर बार करना है आपको, ताकि उसकी ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं उसकी संख्या बढ़े। जैसे उसकी संख्या बढ़ेगी तो आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, एक तो आप ज़मीन के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको करना है, और फसल का अवशेष जो बचता है उसको खेत में इस्तेमाल करना है, गोबर की खाद मिलती है तो उसका इस्तेमाल करना है। और तीसरा आपको क्या करना है, एक फसल चक्र को अपनाना है। आप हमेशा एक ही फसल मत बोए, फसल को थोड़ा बदल के बो सकते हैं। साल में एक बार कम से कम, चाहे 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या 2.5 महीने के लिए, आप उसके अंदर कोई दाल वाली फसल बो सकते हो। दाल वाली फसल में क्या होता है, जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। जब आप उसको उखाड़ के देखोगे तो उसके जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें सी पड़ी होती हैं। उस गांठों के अंदर करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। वो जीवाणु का काम होता है जो वातावरण की नाइट्रोजन है। देखो, पौधों को 16-17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, लेकिन 17 में आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 पोषक तत्व देने नहीं पड़ते। क्यों नहीं देने पड़ते? क्योंकि वो वातावरण में है। वातावरण से पौधा ले लेता है या पानी से ले लेता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्रोजन भी वातावरण में बहुत है। नाइट्रोजन भी 78% वातावरण में पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन पौधा नहीं ले पाता है। क्यों? उसको हमें अलग से यूरिया देनी पड़ती है। वो क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि जिस फॉर्म में पौधों को चाहिए होता है, पौधों को नाइट्रेट